हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेजेबल स्पॉट एकेडमी चैनल पर। मैंने एक रीजनिंग बैच स्टार्ट किया था। तो इस क्लासेस के सीरीज़ में हमने 2 क्लासेस की हैं, ठीक है। और इन क्लासेस में हमने वेन डायग्राम को डिस्कस किया है। कुछ एरियाज़ को हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने उस कंटेंट को या कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ किया होगा, ठीक है। जो मैं पिछले क्लासेस में पढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है, आप उसको रिवाइज़ करते जाइए, जिससे कभी भी हम आगे जो कंसेप्ट क्लियर करेंगे, जो क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें वो चीज़ें जो है आपके माइंड में पैरेलली जो है चलनी चाहिए, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। उसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे, वेन डायग्राम की क्लास को ही, ठीक है। कुछ एरियाज़ को हम फिर से लेंगे और उसको समझेंगे, और फिर हम उस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आइए हम पहले एरिया को लेते हैं, ठीक है। हम सर्कल पे ही बात कर रहे थे और टू फैक्ट पे ही अभी बात चल रही है हमारी, ठीक है। टू फैक्ट पे बात चल रही है। तो अभी हम इस एरिया को लेंगे, ठीक है। तो हमने इसको लिया था हिंदी और इसको इंग्लिश ले लिया, ठीक है। और हम आज एरिया पे बात करेंगे, इस एरिया पे, ठीक है। ये जो बाहर का एरिया हमारा है पूरा, ठीक है, ये पूरा बाहर का एरिया, और ये हमारा अंदर का एरिया, ये वाला, ठीक है। इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसको हमने x ले लिया और इसको हमने y ले लिया। अब देखते हैं कि x और y हमारा क्या कह रहा है, x और y कह क्या रहा है। तो x को देखिए और x को बताइए कि आप ये x जो है, ये एरिया हमारा क्या कह रहा है। ये एरिया कह रहा है कि इसको हिंदी तो आती है लेकिन इंग्लिश नहीं आती है। तो ये एरिया कह रहा है हमारा कि हिंदी आ रही है इसको, हिंदी आती है इसको, और इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है। अब वाई रीजन को देखते हैं। वाई रीजन क्या है, सर्कल के अंदर है या बाहर है, सर्कल के बाहर है। तो सर्कल के बाहर वाले रीजन में, तो सर्कल के अंदर जो लाई ही नहीं कर रहा है, तो वो तो ना तो हिंदी जान रहा है ना तो इंग्लिश जान रहा है। तो ये हमारा वाई क्या कह रहा है, वाई हमारा कह रहा है कि ये इसे इसे हिंदी भी नहीं आ रही है और इसे इंग्लिश भी नहीं आ रही है। अब देखते हैं कि दोनों को हम जो दोनों को प्लस मतलब दोनों को मिला के, दोनों को मिक्स करके एक स्टेटमेंट, दोनों को मिक्स करके स्टेटमेंट क्या बोल सकते हैं हम, ठीक है। जनरल लैंग्वेज में हम इसको क्या बोल सकते हैं। तो दोनों का जो वेनिस्ट कथन होगा क्या होगा। तो अब मैच करते हैं हिंदी लैंग्वेज, इसको हिंदी लैंग्वेज आती है, इसको नहीं आती है, ये मैच तो नहीं किया। अब इंग्लिश में देखते हैं, इसको इंग्लिश आ रही है, इसको भी इंग्लिश आ रही है, ये हमारा मैच कर रहा है। तो मतलब दोनों को इंग्लिश इसको भी नहीं आ रही है, इसको भी नहीं आ रही है। मतलब दोनों का जो है ये लैंग्वेज मैच कर रहा है, जो कि दोनों को नहीं आ रहा। तो कम से कम दोनों को इंग्लिश नहीं आ रहा है। तो जनरल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं इसको, कि कम से कम इंग्लिश नहीं जानता है। क्या बोल सकते हैं, कम से कम इंग्लिश नहीं जानता है, ठीक है। कम से कम इंग्लिश नहीं जानने वाला, ठीक है। तो ये जो रीज़न हो गया, ये क्या कह रहा है, कम से कम इंग्लिश नहीं जानने वाला, ठीक है। समझ गए होंगे। ये एरिया बहुत आसान है। एक दो एरिया को और लेंगे और हम कंप्लीट करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो ये एरिया समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर से हम नया एरिया लेते हैं एक। अब इसको, इस नए एरिया में इसको हिंदी हमने ले लिया। जो हम देखो, फैक्ट कोई भी हो सकता है, यहाँ हमने हिंदी इंग्लिश लेके चला है, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट हमने उठाया है, क्या उठाया, सॉरी, लैंग्वेज हमने उठाया क्या, हिंदी और इंग्लिश। सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं इसको भी, ठीक है। तो अब हम एरिया ले रहे हैं, ये बाहर का एरिया पूरा, ये जो हमारा बाहर का एरिया है पूरा, ठीक है। और ये एरिया, ठीक है। अब देखते हैं कि ये एरिया हमारा क्या कह रहा है। ये इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं। तो अब ये बताइए कि ये x रीजन और y रीजन क्या क्या कह रहा है। अब ये देखो, x रीजन हमारा क्या कह रहा है कि इसको हिंदी नहीं आ रही, इंग्लिश आ रही है। इसको हिंदी, x रीजन वाले को हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश आती है। y रीजन वाले को, y रीजन वाला तो सर्कल में है ही नहीं, सर्कल में लाई नहीं करेगा, तो मतलब उसको दोनों ही नहीं आ रही है। इसको ना तो हिंदी आती है ना तो इंग्लिश आती है, ठीक है। अब दोनों का साथ में मिक्स लैंग्वेज में हम मिक्स जो स्टेटमेंट बोलेंगे वो क्या बोल सकते हैं, एक साथ दोनों को मिला के एक साथ स्टेटमेंट क्या बोल सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम मैच करते हैं लैंग्वेज में। तो ये देखो,
इसको हिंदी आ रही है, इसको भी हिंदी आ रही है, दोनों क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। सॉरी, इसको भी हिंदी नहीं आ रही है, इसको भी हिंदी नहीं आ रही, दोनों मैच कर रहा है, ये दोनों मैच कर रहा है, ठीक है। अब इसको इंग्लिश आ रही है, इसको इंग्लिश नहीं आ रही, ये दोनों मैच नहीं कर रहा है। मैच नहीं कर रहा है मतलब, अब देखो दोनों को हिंदी कम से कम जो है नहीं आ रही है, दोनों जो एक्स और वाई हमारा है उसको कम से कम हिंदी जो है वो नहीं आती है। तो हम इसका जनरल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, जनरल स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं हम, कि कम से कम हिंदी नहीं जानता है। क्या लिख सकते हैं हम, कम से कम, सॉरी, कम से कम हिंदी नहीं जानता है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कम से कम हिंदी नहीं जानता है, ठीक है। तो कम से कम क्या हो गया, हिंदी नहीं जानता है, ठीक है। ये एरिया हमारा हो गया। अब देखो हमने जितना भी अभी एरिया कवर किया है, लगभग हमने 8 to 10 एरिया को कवर किया है। इतना ही एरिया 2 फैक्ट्स में बन सकता है हमारे लिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज हमारे पास इतना ही एरिया है, और इस सारे एरिया को आपने अगर कवर कर लिया, ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया है इन सारे एरिया को कवर कर लिया, और वो पैरेलली माइंड में चलना चाहिए। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पैरेलली माइंड में चलना चाहिए, क्योंकि अगर वो माइंड में चलेगा नहीं तो क्वेश्चन आप समझ नहीं पाओगे ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस तरीके से उसे सॉल्व करना है। तो ये माइंड में चलना चाहिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब हम आज भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि हम, क्योंकि कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है उसको समझने के लिए, ठीक है, उसका डिज़ाइन, उसको कैसे पढ़ा जाता है, और आपका इंटेंट कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन को देख के आपका इंटेंट क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये क्या है, अ सिलेक्शन टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स ए एंड बी। क्या हो रहा है, अ सिलेक्शन टेस्ट जो है वो 2 पार्ट्स ए एंड बी में। सबसे पहले अब क्या है, पार्ट्स ए एंड बी। फैक्ट क्या है हमारा, ए है और बी है, ठीक है। मार्क करते जाएंगे ना तो उसमें क्या होगा, हमें आसानी होगी, और ये माइंड में चलना चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। अब क्या है, 75% ऑफ द कैंडिडेट क्लियर पार्ट ए। 75% कितना, क्या क्लियर किया, पार्ट ए। 60% स्टूडेंट क्लियर पार्ट बी, ठीक है। और कह रहा है 20% फेल टू क्लियर आइदर, और 20% जो है वो फेल कर गया दोनों में, ठीक है, दोनों में फेल कर गया। तो अब देखते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट, कितना परसेंट जो है, कितने परसेंटेज जो है कैंडिडेट का, कितना परसेंटेज हु क्लियर्ड वन ऑफ द पार्ट्स बट फेल टू क्लियर द अदर। अब यहाँ समझने वाली बात है, क्या पूछ रहा है कि उस स्टूडेंट का परसेंटेज बताना है जो कम, एक तो क्लियर किया, एक क्लियर कर लिया, दूसरे में फेल हो गया। या तो उसने ए क्लियर किया होगा और बी में फेल कर गया होगा, या बी क्लियर किया होगा और ए में फेल कर गया होगा। मतलब 2 एस्पेक्ट्स हैं इसमें, ठीक है। तो हमने उस दिन वेन डायग्राम पे एक क्वेश्चन को समझा था, आज हम इसे मैनुअली समझेंगे, ठीक है। इसको भी वेन डायग्राम पे कर सकते हैं, लेकिन हम आज मैनुअली भी करके देखते हैं कि क्या है, मैनुअली हम सॉल्व कर पा रहे हैं या क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो हम इसको करके देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पार्ट्स ए एंड बी है। तो हमारे पास फैक्ट कितना है, मैंने क्या बोला था आपको कि इसमें 4 ही जो केसेस हैं वो 4 ही बन सकते हैं 2 फैक्ट वाले में। फैक्ट क्या है हमारा, ए है और बी है, ठीक है। तो केस 1 क्या हो सकता है, या तो ए में पास कर गया, बी में फेल कर गया, ठीक है। केस 2 हमारा क्या हो सकता है, या तो ए में फेल कर गया, बी में पास। केस 3 क्या क्या कहेगा, कि दोनों में पास कर गया। और केस 4 हमारा क्या कह सकता है, कि ये दोनों में फेल कर गया। अब हमें क्या डेटा क्या दिया हुआ है, अब हम इसको देखते हैं, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है कि 2 पार्ट्स ए एंड बी, 75% ऑफ द कैंडिडेट क्लियर्ड पार्ट ए, मतलब 75% अभ्यर्थी जो है भाग ए में सफल हुए, ठीक है। 75% अभ्यर्थी भाग ए में सफल हुए। अब भाग ए में सफल हुए 75% कैंडिडेट जो है वो पार्ट ए में सफल हुआ था, ठीक है। अब पार्ट ए में सफल होने का मतलब क्या है, कि वो बी में हो भी सकता है सफल, नहीं भी हो सकता है। मतलब कम से कम पार्ट ए में सफल है, कम से कम पार्ट ए में सफल है। तो यहाँ आप ध्यान से सुनिएगा, पार्ट ए में, कम से कम पार्ट ए में सफल है। कम से कम पार्ट ए में कौन कौन सफल है, सी केस 1 भी बता रहा है पार्ट ए में सफल है,
और केस 3 भी बता रहा है पार्ट ए में सफल है। मतलब ये दोनों जो है कम से कम पार्ट ए में सफल है। मतलब सी, हमारा डेटा क्या कह रहा है, C1 + C3 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 75%। ठीक है, ये डेटा है हमारे पास। एक और डेटा है हमारे पास, वो क्या है, अब देखो, वो है कि 60% क्लियर। अब 60% क्लियर पार्ट बी, 60% स्टूडेंट जो है वो पार्ट बी क्लियर करता है। 60% स्टूडेंट पार्ट बी क्लियर मतलब क्या, कि कम से कम पार्ट बी, ये नहीं किया कि ओनली पार्ट बी क्लियर किया है, कम से, वो क्या कह रहा है, पार्ट बी क्लियर किया था। मतलब पार्ट बी मतलब क्या, कम से कम पार्ट बी क्लियर किया होगा। हो सकता है वो पार्ट ए भी क्लियर कर सकता है, नहीं भी क्लियर किया होगा। तो ये कौन कौन सा दिखा रहा है हमारा रीज़न, पार्ट बी ये भी क्लियर किया था, ये भी क्लियर किया था। तो हमारा ये दोनों रीज़न दिखा रहा है C2 + C3 इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, 65 आई थिंक। मैं एक बार देख लेते हैं कितना था हमारे पास, सॉरी 60 था। ठीक है, ये हमारे पास डेटा क्या था, 1 सेकेंड, ये हमारे पास था 60। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये क्या कह रहा है, 60% पार्ट बी में क्लियर, 20% फेल टू क्लियर आइदर, 20% जो दोनों में असफल रहे। अब ये बताओ कि ये C4 का डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है कितना, C4 की डायरेक्ट वैल्यू कितनी है, C4 की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास है 20%, कि दोनों में असफल रहे। ठीक है, दोनों में असफल रहे, 20% फेल हो गए दोनों में। ठीक है, 20% बच्चे कितने हो, दोनों में फेल हो गए। ये सब माइंड में चलना चाहिए। मैं थोड़ा सा टाइम लेके बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये समझने के लिए, ठीक है, ये जल्दी जल्दी होनी चाहिए, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए आपके माइंड में। ठीक है, तो ये C4 जो है, ये हमारा केस क्या हो गया, 20% इसमें दोनों में असफल रहे थे। ठीक है, तो अब हमारे पास हमें ये डेटा पता है, ये डेटा पता है, और निकालना क्या है, कम से कम एक में सफल। अब देखते हैं क्या निकालना है हमारे पास, क्या है, कितने प्रतिशत अभ्यर्थी किसी एक भाग में सफल हुए परंतु दूसरे भाग में असफल। कितने प्रतिशत अभ्यर्थी कम से कम एक भाग में सफल हुए और दूसरे में असफल। C1 जो है हमारा एक भाग में सफल है, दूसरे भाग में असफल। C2 हमारा है एक भाग में सफल, दूसरे भाग में असफल। मतलब ये दोनों केस को मिला के पूछ रहा है कि परसेंटेज क्या होगा। मतलब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, C1 + C2 इक्वल्स टू व्हाट, हमें ये पूछा जा रहा है, और हमारे पास डेटा ये है। अब इतने डेटा के साथ माइंड में सिंकिंग करना चाहिए, ये चलना चाहिए कि क्या करना है। अब देखो, इन दोनों को हम ऐड करते हैं, इन दोनों को अगर ऐड करते हैं, अब ये बताओ, इन चारों केस को मिला के हमारे पास 100% हो गया ना। इन चारों केसेस को मिला के 100, हमारे पास 100%। C4 हमारा 20 है, तो C1 + C2 + C3 कितना हो जाएगा, 80%। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा 80%। C4 20% है, और C1 + C2 + C3 कितना हो जाएगा 80%, क्योंकि चारों केस हमारे मिला के कितना होगा, 100% ही तो होगा, क्योंकि 100% ही होता है ना पूरा। टोटल हमारे पास स्टूडेंट कितना होगा, 100% ही होगा। तो उसमें 20% C4 है, तो C1 + C2 + C3 कितना हो गया, 80%। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को ऐड कर देते हैं, किन दोनों को, इसको और इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ऐड करते हैं दोनों को। ये क्या है, C1 + C3 + C2 + C3। ठीक है, तो C1 + C3 + C2 + C3, ये हमारा कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 75 60, 75 और 60 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 135। कैलकुलेशन है सिंपल, तो आप इसको करिए माइंड में ही। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा। अब ये देखो, C1 C2 C3, C1 C2 C3, इन तीनों को मिला कितना हो जाएगा हमारे पास, 80% है। इन तीनों को मिला के क्या है, 80%। एक C3 बचा हुआ है अभी, कितना, एक C3, और टोटल कितना हो गया, 135%। अब देखो, तो C3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C3 इक्वल्स टू 135 - 80, 135 - 80 कितना हो गया, 55%। ये कितना हो गया हमारा, 55 हुआ ना, देखो आप,
ठीक है, ये 55% हो गया C3 की वैल्यू। अब C3 की वैल्यू हमें अगर पता चल गई, ठीक है, C3 की वैल्यू अगर हमें पता है तो देखो इस इक्वेशन से यहाँ जो C1 प्लस C3 इक्वल्स टू 75 है और C2 प्लस C3 इक्वल्स टू 60 है, तो इन दोनों से हमें C1 प्लस C3 से C1 की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, C2 प्लस C3 की वैल्यू पुट करने पे C2 की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। अब देखो हम फर्स्ट में करते हैं, जैसे हमारे पास C1 प्लस C3 इक्वल्स टू कितना है 75, कितना है 75, तो C3 की वैल्यू कितनी है 55, तो 75 माइनस 55, तो C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C1 की वैल्यू हो जाएगी 75 माइनस 55 कितना, इससे C1 की वैल्यू कितनी 20%, ठीक है, यही होगी ना। C3 की वैल्यू यहाँ कितना पुट करना है हमें, ये 55 जो है हम यहाँ C3 के वैल्यू में डालेंगे तो कितना हो जाएगा 75 माइनस 55 20, ठीक है। अब देखो अब हमें C1 की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब देखो इससे अब हम इससे C2 प्लस C3 इक्वल्स टू 60 क्या है, C2 प्लस C3 इक्वल्स टू कितना है 60, इससे हम क्या करेंगे यहाँ C3 की वैल्यू कितने डालेंगे 55, तो 55 अगर डालेंगे तो C2 कितना हो जाएगा 5%, कितना हो जाएगा हमारा 5%, ठीक है। तो अब देखो अब जो है ये मैं रब कर रहा हूँ, ये तो ख़त्म हो चुका है हमारा, ठीक है। तो अब देखो C1 की वैल्यू 20, C2 की वैल्यू 5%, और हमें पूछा क्या जा रहा है C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा 20 प्लस 5 इक्वल्स टू 25%, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 25%, ठीक है। तो अब ये देखो कि इसमें हमें पूछा क्या जा रहा था, कितने प्रतिशत अभ्यर्थी किसी एक भाग में सफल हुए परंतु दूसरे भाग में असफल, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 25%। इसी तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉल्व होगा, ठीक है। मैंने एक टेक्निक बताया, ये सारी चीज कैलकुलेशन बहुत आसानी से होती है, माइंड में चलना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें पैरेलली अगर चलेंगी माइंड में आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। स्ट्रेस मत लेना, आप आसानी से जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है पिछले क्लासेस में उसको रिवाइज करते रहना। 2 फैक्ट पे बेस्ड कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर खत्म हो चुका है, इतना ही कॉन्सेप्ट है 2 फैक्ट पे, हम क्वेश्चंस लेंगे और 3 फैक्ट पे मूव करेंगे, ठीक है। 3 फैक्ट में भी हम कुछ एरिया को कवर करेंगे, तो पहले आप इतना कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लीजिएगा घर में, ठीक है, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए क्योंकि 3 फैक्ट में इनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे आप लोग तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो, क्लासेस अच्छे लगी हो, कंटेंट अच्छा लगे हो तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों से जो क्लास करना चाहते हैं रीजनिंग का, तो उन्हें फ़ायदा होगा इनसे, ओके, थैंक यू।